शिक्षक साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो पर लगातार बने हुए होंगे। शिक्षक साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथियों ने के राय विचार के द्वारा अब हमारे ग्रुप का स्ट्रेटजी कुछ चेंज किया गया है और इस नया स्ट्रेटजी के तहत आज से एक नया इसमें सेगमेंट जोड़ा जा रहा है रैपिड रिकॉल का। रैपिड रिकॉल के अंतर्गत जो है ये होगा कि हमने जो पिछला प्रश्नों को पढ़ा है और जो पिछला आपको बताया गया है उस तो शुरू में वो 10 क्वेश्चन आपको डाला जाएगा और जब तक हमारा क्वेश्चन समाप्त होगा तब आप उतना ही देर में आपको रैपिड मोड में, नाम ही है रैपिड रिकॉल, मतलब आपको प्रश्न पढ़ते पढ़ते और बनाते बनाते उन 10 का उत्तर आपको लास्ट तक दे देना है और जब वीडियो समाप्त होगा उस समय आपको इसका उत्तर दे दिया जाएगा। और साथियों अब 50 प्रश्न की जगह सिर्फ 25 प्रश्न पे ही चर्चा होगा, क्योंकि बहुत शिक्षक साथियों ने कहा कि आप जो है सो थोड़ा सा किसी एक विषय बिंदु को निश्चित रूप से समझा देंगे। तो साथियों हम 2-4 प्रश्न को इन डिटेल में कर देंगे, क्योंकि समय की बाध्यता भी होती है। 20 से 25 मिनट में वीडियो को समाप्त करना होता है, समय काफ़ी कम होता है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ साथियों आप जो है रैपिड रिकॉल के अंतर्गत आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो हमने पिछले सत्रों में पढ़ा है। तो प्रश्न की पहली कड़ी के अंतर्गत रैपिड रिकॉल का जो नया सेगमेंट आज से ऐड किया गया है। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है? नया पैटर्न क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? साथियों आप तुरंत उत्तर अपना कॉपी में लिखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? 2020 में जो पैटर्न है उसमें संख्या 5 को क्या कहा जाता है? इसका भी उत्तर आप लिखें। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? इसका भी उत्तर आप लिखें। चौथा प्रश्न है हमारा, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? इसका भी उत्तर आप लिखें। प्रश्न नंबर 5, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अब अगले प्रश्न नंबर 6, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न को साथियों एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर आप लोग लिखें साथियों। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर लिखिए। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, SCF का पूरा नाम बताइए। SCF का पूरा नाम बताइए। साथियों आज जो ये नया सेगमेंट जोड़ा गया है, तो इस नया सेगमेंट के तहत आपको अपना कॉपी कलम लेकर बैठना है और जैसा ही हम आपको वीडियो शुरू करेंगे तो प्रत्येक दिन जो है सो 10 क्वेश्चन का हम सेट देंगे और जब 25 क्वेश्चन जो बनाते बनाते आपको इनका 10 का उत्तर आपको दे देना है और वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहेंगे। बिल्कुल लास्ट में जब हमारा 25 सेट बन जाएगा तो इसका आंसर आपको जारी कर दिया जाएगा, मतलब आपको आंसर बता दिया जाएगा। 1 बाय 1 करके आपको 25 का आंसर बता दिया जाएगा। साथियों आप में से बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो काफ़ी बाद में जुड़े हैं, काफ़ी लेट से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये सेगमेंट और फ़ायदा है, क्योंकि उनको वो क्वेश्चन फिर से नया रूप में मिल जाएगा। और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ने ऐसा कमेंट किया, ऐसा फ़ोन करके भी बताया कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो आप अपना वीडियो को बार बार सुनते रहें, हमारे वीडियो को बार बार देखते रहें और सुनते रहें। इससे भी आपको जो है सो फायदा मिलेगा और क्वेश्चन आपको याद होते रहेगा। अब हम लोग प्रश्न के प्रथम श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न पत्र प्रथम है, अभी नहीं तो कभी नहीं अंतर्गत के तहत, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारे साथ जमकर करें तैयारी। प्रधान शिक्षक या सीटेट क्वालिफाई करें गारंटी के साथ। साथियों अभी नहीं तो कभी नहीं रणनीति हम रेस के घोड़ा है,
तो रेस का घोड़ा आपको ये गारंटी देता है बीपीएससी प्रधान शिक्षक कि कम से कम 1000 शिक्षक हमारे बैच से पढ़ाई करके निकलेंगे और वो प्रधान शिक्षक बनेंगे या सीटेट निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से 25 साथियों, 1 से 25 तक ही हम आपको अभी ये प्रश्न पत्र बनवाने जा रहे हैं। तो 1 से 25 के बाद 25वां नंबर जब प्रश्न समाप्त होगा तो आपको इसका उत्तर दिया जाएगा जो रैपिड रिकॉल किया गया है। पीडीएफ आपको 1 से 50 तक का जारी किया गया है। नेक्स्ट 25 से 50 तक का आंसर आपको साथियों कल के वीडियो में दिया जाएगा। कल के वीडियो में 25 से 50 के 26 से 50 के बीच का आपको आंसर दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो पर लगातार बने हुए रहें और लगातार वॉच करते रहें, लगातार सुनते रहें। तो साथियों इतना ही करने से आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि अभी मार्केट में जितना भी प्रश्न है, जितना भी जो चैनल चल रहा है, उसका प्रश्न का स्तर काफ़ी लो क्वालिटी का है, हमारा प्रश्न का स्तर काफ़ी हाई क्वालिटी का है, जिसके कारण पिछले 3 दिनों में लमसम 150 से ऊपर सब्सक्राइब हुए हैं और 2000 प्लस हमारा व्यू हो गया है। तो इस चलते सबसे फास्टेस्ट गति से हमारा जो है सो ये चैनल रन किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम लोग प्रश्न पत्र की पहली श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से खाली जगह के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से खाली जगह के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिक की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता, डी शारीरिक गठन। तो निश्चित रूप से शिक्षक साथियों हमको आशा है कि आप सभी लोगों ने इसका उत्तर बनाया है। शारीरिक गठन, इसका उत्तर होगा डी, बिल्कुल सही आपने बनाया है। हालांकि ये थोड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी। अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो निश्चित रूप से इसका भी उत्तर है डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। साथियों हम सभी शिक्षक साथी दिन भर काम करके आते हैं, थके हुए रहते हैं, तो पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। परीक्षा का अलग प्रेशर होता है, विभाग का अलग प्रेशर होता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को सिर्फ सुन भी लेंगे तो करत करत अभ्यास हो वाला हाल होगा कि आप लगातार वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आपका प्रश्न पत्र निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। देखते से और सुनने से आपका सारा प्रश्न पत्र याद हो जाएगा और 3000 प्लस प्रश्न का हम आपको एक सेट दे रहे हैं। तो 3000 से ऊपर जो VVI प्रश्न है, जब आप उन सभी को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप 75 में 70 प्लस नंबर लेकर आएंगे, इसकी फुल्ली गारंटी है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ए रूप, बी दर, सी अनुक्रम, डी ये सभी। ए रूप, बी दर, सी अनुक्रम, डी ये सभी। तो निश्चित रूप से डी इसका उत्तर होगा ये सभी, इसका उत्तर होगा डी ये सभी। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी ये सभी। तो साथियों इसका उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को, इसका उत्तर होगा ए पूर्व बाल्यावस्था को, इसका उत्तर होगा साथियों ए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अब हम लोग साथियों ये जो हमारा चैप्टर है सो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर केंद्रित है। तो साथियों पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। इनका सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए जब आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा कि विकासीय अवस्था सिद्धांत किनका कहा जाता है, तो पियाजे का है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए साथियों अगर आपको विकासात्मक सिद्धांत के विषय में अगर पूछेगा तो भी इन्हीं का नाम होगा, क्योंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इस अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष। और साथियों, आप हमारे प्रश्नों की अगली श्रृंखला को देखें तो मैं इन चारों का आपको विशेषता क्या है वो मैं एक बाय एक करके आपको बताऊंगा इन डिटेल में। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है संवेदी पेशीय अवस्था होती है। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया है 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। 0 से 2 वर्ष इसका उत्तर होगा ए। साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है। प्रश्न नंबर हमारा 6, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? ए, खेल के मैदान में, बी, विद्यालय एवं कक्षा में, सी, गृह में, डी, ऑडिटोरियम में। तो निश्चित रूप से आप सब साथियों ने इसका सही उत्तर बनाया है बी, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में। बी, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में। साथियों, आप अगर इस सेट को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो सीडीपी का यह प्रश्न पत्र आपको 7 से 8 नंबर की गारंटी देता है निश्चित रूप से। और साथियों, अगर हम अभी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, हमारे वीडियो को आप थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे तो नियोजन रूपी कलंक से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो आपको आज के समय में नियोजित शिक्षक कह के पुकारते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि ये मास्टर नहीं बन सकता है, ये अच्छा क्वालिटी का मास्टर नहीं हो सकता है, तो आप बीपीएससी के मास्टर जब कहलाएंगे तो आपको अपने आप में भी ये होगा कि हम बीपीएससी के मास्टर हैं। और जो शिक्षक साथी हमारे सीटेट नहीं पास कर पाए हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, उनको सही कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो वो निश्चित रूप से सीटेट भी पास कर जाएंगे अच्छे नंबर से। इसलिए आप इस चैनल पर बने हुए रहें। और साथियों, एक विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवा दें, क्योंकि हम जब आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करें, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। अब हम लोग प्रश्न पत्र 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए, सामाजिक संचरण, बी, अनुभव, सी, संतुलीकरण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर साथियों बिल्कुल सही आपने सही बनाया है, ए, सामाजिक संचरण। इसका उत्तर होगा ए, सामाजिक संचरण। अब हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो साथियों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ए, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ए, किशोरावस्था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए, अंतःसंबंध का सिद्धांत, बी, निरंतरता का सिद्धांत, सी, एकीकरण का सिद्धांत, डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो निश्चित रूप से साथियों ये जो है इसका उत्तर होगा बी, निरंतरता का सिद्धांत। आपको साथियों निरंतरता का सिद्धांत के विषय में थोड़ा सा बता दें कि यह 3 प्रमुख मनोसामाजिक सिद्धांतों में से एक है जो बतलाता है कि लोग बुढ़ापे में कैसे विकसित होते हैं। यह 3 प्रमुख मनोसामाजिक सिद्धांतों में से एक है जो बतलाता है कि लोग बुढ़ापे में कैसे विकसित होते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए, कोहलबर्ग के द्वारा, बी, एरिक्सन द्वारा, सी, स्किनर द्वारा, डी, पियाजे द्वारा। तो निश्चित रूप से आपने सही बनाया है, डी, पियाजे द्वारा। इसका उत्तर होगा डी, पियाजे के द्वारा। ये भी क्वेश्चन साथियों वीवीआई है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। तो हमारे सेट में जो भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई होता है, जो लगातार सीटेट के परीक्षा में या अन्य राज्यों के टेट के परीक्षा में पूछा जाता है, तो उन सभी को एनालिसिस करके हमारी एनालिसिस टीम उन क्वेश्चन को छांटती है और बनाती है। काफ़ी मेहनत है साथियों, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है?
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों हमने जैसे आपको शुरू में ही कहा था वीडियो के कि आपको हम आगे पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने 4 गो अवस्था बताया है, चारों अवस्था का विशेषता क्या क्या है। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष का है, इसकी विशेषता है ध्वनियों, स्पर्श, रस एवं गंध का अनुभव प्राप्त करता है। इस अवस्था में जो बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक होता है तो वो ध्वनि की ओर आकर्षित होता है, स्पर्श करना का चाहता है कोई चीज़, रस से आकर्षित होता है एवं गंध से आकर्षित होता है। जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का है साथियों, जो दूसरी अवस्था है पियाजे का, उसमें खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण, भाषा का ज्ञान अर्जित करता है इसमें। तो इसमें जो बच्चा है 2 से 7 वर्ष का वो खेल के तरफ आकर्षित होता है, अनुकरण करता है, दूसरों के अनुकरण करता है, चित्र निर्माण करना सीखता है, भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। साथियों जो तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष है, तीसरा अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष का, उसका विशेषता है संख्याबोध। संख्याबोध करना इसी अवस्था में सीखता है, वर्गीकरण करना सीखता है, कर्मानुसार व्यवस्था करना सीखता है, तर्क करना सीखता है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना सीखता है। साथियों जो हमारा चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष तक है, इसमें साथियों बच्चा तार्किक चिंतन करना सीखता है, समस्या समाधान की क्षमता अर्जित करता है, परिकल्पना करना सीखता है। इस अवस्था को अंतर्ज्ञान अवस्था भी कहते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन जो CDP होता है, मैंने आपको जितना बताया उसमें से कम 100 क्वेश्चन बनाने की क्षमता है। तो साथियों जो मैंने अभी आपको बात बताया है उसको आप वीडियो पर बार बार सुनेंगे तो सुनने से भी आपको ये सारी अवस्था का विशेषता और जो भीतर की बात है वो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को कितने भी तरीक़ा से मूव किया जाएगा तो आप निश्चित रूप से बना लेंगे। अब हम लोग प्रश्न 12 नंबर के चलते हैं। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों पर आधारित, सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सी होगा इसका उत्तर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। तो ये है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका उत्तर होगा डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ए खेल, बी भाषण, सी कहानी लेखन, डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो साथियों इसका उत्तर होगा डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका उत्तर होगा डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ए 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो साथियों ये भी हमारा बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा ए 7 से 12 वर्ष तक। इसका उत्तर होगा ए 7 से 12 वर्ष तक। अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं जो 16 नंबर पर हमारा प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? ए किशोरावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी युवावस्था, डी बाल्यावस्था। तो निश्चित रूप से साथियों एक किशोरावस्था हम अपने घरों में देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो 13-14 साल का बच्चा है, वो बात बात पे हमसे मुंह लगाने लगता है और अपनी बातों को सही साबित करने लगता है। इसका मतलब हमारा वो बच्चा किशोर हो गया है, किशोर अवस्था में चला गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा खेलने की अवस्था। इसका उत्तर होगा डी खेलने की अवस्था। साथियों इसका उत्तर होगा डी खेलने की अवस्था। साथियों
हम आपको अभी एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं कि हमारे वीडियो को कंटेंट को देखकर बहुत सारे साथी जो अन्य चैनल पर पढ़ाई कर रहे थे वो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं और 2 से 3 दिनों में 150 प्लस सब्सक्राइबर तथा 2000 प्लस व्यू हो गया है। इस बात के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए साथियों आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहें, हमारे कंटेंट को बिल्कुल छोड़े नहीं। और जितने भी आपके शिक्षक साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से एक बार प्रेरित करें कि हमारे वीडियो को एक बार निश्चित रूप से देखें और देखने के बाद हमारे प्रश्न पत्र को वो बनावे। और अगर वो ग्रुप में हमारे नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं 99731 आप लिखिए 99731 15257। इस पर आप अपना नाम लिख के और एक दूसरा नंबर है वो भी लिख रहे हैं 8581071208 8581071208। यानी कि मैं आपको फिर से हिंदी में बोल देता हूं जो आहिस्ता आहिस्ता होगा। पहला नंबर है 99731 15257 99731 दूसरा नंबर है 85 810 71208 85 810 71208 8581071208। इस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना नाम आप लिख के भेजेंगे और ग्रुप पर ऐड करने के लिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन की एक श्रृंखला मिलेगी और अगले 24 घंटे के बाद उसका उत्तर जारी किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से उसमें सभी बच्चों से अलग रहेंगे, आपका ज़्यादा मोर प्रैक्टिस होगा तो आप निश्चित रूप से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 18 नंबर, वो विचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। 18 नंबर का उत्तर ए है रचनात्मकता, ए रचनात्मकता। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न है 19 नंबर हमारा प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट करेंगे। हमारा 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर होगा डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका उत्तर होगा डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। अब शिक्षक साथियों मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। हमको आशा होगा कि आप सभी लोग जो रैपिड रिकॉल के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया गया था उसको आप लोग बना लिए होंगे या आप बिल्कुल बनाने के क्रम के लास्ट चरण में ही होंगे। क्योंकि अब हमारा 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो आपकी तैयारी इतनी फास्ट होनी चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते में ही आप अपना सारा क्वेश्चन को बना लें। अब हमारा 20वां नंबर प्रश्न है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है। ए लैंगिक समानता, बी सामाजिक दायित्व, सी लैंगिक पूर्वाग्रह, डी लैंगिक संवेदनशीलता। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा लैंगिक समानता। ए है इसका उत्तर, इसका उत्तर है 20 का सी लैंगिक पूर्वाग्रह। साथियों एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। इसका उत्तर होगा सी लैंगिक पूर्वाग्रह। साथियों हम भी इंसान ही हैं, हमसे भी हो सकता है कि हम गलती हो जाए, इसलिए अगर कुछ गलत होता हो तो आप उसको कमेंट के द्वारा सूचित करेंगे। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ए व्यक्तिक सिद्धांत, बी अंतर संबंध, सी निरंतरता, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका उत्तर होगा ए व्यक्तिक सिद्धांत। निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा व्यक्तिक सिद्धांत। साथियों व्यक्तिक सिद्धांत के विषय में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जेम्स ड्रेवर महोदय 1968 ने व्यक्तिक भिन्नता को परिभाषित करते हुए कहा था कि एक समूह के सदस्यों में समूह के मध्यमान से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिक भिन्नताएं हैं। मैं इस बात को पुनः दोहरा देता हूं कि जेम्स ड्रेवर महोदय ने 1968 में व्यक्तिक भिन्नता को परिभाषित करते हुए कहा कि एक समूह के सदस्यों में समूह के मध्यमान के मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिक भिन्नता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22 नंबर हमारा प्रश्न है एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है।
प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ए भावनात्मक क्षेत्र, बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी मनोज्ञात्मक क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा ए भावात्मक क्षेत्र। ए भावात्मक क्षेत्र। ऐसा हम लोग को अपने स्कूल में लगातार देखने को मिलता है, इसलिए इसका उत्तर आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है। अब 23 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली जगह कहलाती है। ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावनात्मक व्यवहार। ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना और डी भावनात्मक व्यवहार। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए संज्ञानात्मक गतिविधि। ये साथियों VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। और इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि बहुविधि बुद्धि सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, भाषाई, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे सन 1983 में प्रतिपादित किया गया। पुनः एक बार इसको हम बोल दें आपको कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, भाषाई, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे सन 1983 में प्रतिपादित किया। साथियों, बिग ब्रेकिंग, मैं आपको अब एक प्रश्न दे रहा हूं, जो प्रश्न को आप आज बनाए के लावेंगे और कल इसका उत्तर जारी किया जाएगा। चूंकि ये जीके का क्वेश्चन है, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लगातार आपको जीके की भी तैयारी करवाते चल रहे हैं। एक एक प्रश्न आपको प्रत्येक दिन मैं तैयारी करवाते जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से 75 दिन में 75 हिट क्वेश्चन हो जाएगा और स्पेशल सीरीज तो चलेगा ही चलेगा। तो उस प्रश्न की श्रृंखला के अंतर्गत है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रश्न को पुनः सुने, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। पुनः, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। साथियों, इसका उत्तर आपको कल जारी किया जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा कि स्वच्छ भारत मिशन को कब जारी किया जाएगा। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को चलते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ए मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण, डी अभिव्यक्ति। तो निश्चित रूप से आप सभी ने इसको सही बनाया है, डी अभिव्यक्ति। हालांकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है, ये कठिन प्रश्न है। अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ए पद्धति असफल है, बी शिक्षक असफल है, सी पाठ्यपुस्तक असफल है, डी यह व्यक्तिक असफलता है। तो निश्चित रूप से डी यह व्यक्तिक असफलता है। ये भी VBI प्रश्न है, इसको भी आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथियों, रैपिड रिकॉल के अंतर्गत जो हमारा प्रथम प्रश्न था, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। तो निश्चित रूप से 5+3+3+4 इसका उत्तर होगा 5। लिखें आप लोग कॉपी में, 5+3+3+4 इसका उत्तर होगा 5+3+3+4। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न था 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा डी फाउंडेशन स्टेज। डी फाउंडेशन स्टेज। लिखें स्पेलिंग FOUNDATION फाउंडेशन स्टेज। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों, इसका उत्तर होगा के कस्तूरी रंजन। इसका उत्तर होगा के कस्तूरी रंजन महोदय इसके अध्यक्ष हैं। अब हम लोग 4 नंबर जो हमारा प्रश्न था, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। तो 4 नंबर का उत्तर होगा 34 वर्षों के बाद। 4 नंबर का उत्तर होगा 34 वर्षों के बाद। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को चलते हैं।
हमारा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया, तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और अब जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई होगा। अब हम लोग अगली प्रश्न क्यों चलते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी, तो 2021-22 में ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। अब हम लोग अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न को चलते हैं। NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी, तो इसकी उम्र होगी 3 से 8 वर्ष। इसकी उम्र होगी 3 से 8 वर्ष। अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन गणपरख का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन गणपरख का उद्देश्य लिखें आप लोग अपने अपने कॉपी में। मानदंड, पहला है मानदंड, लिखें प्रेम से लिखें मानदंड। अगला है मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। पहला है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न है। 9 नंबर हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 1986। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1986। अब हम लोग अंतिम प्रश्न को चलते हैं। SCF का पूरा नाम क्या है। SCF का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क। स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। स्टेट कैरिकुलम STATE, स्टेट कैरिकुलम CURRICULUM कैरिकुलम फ्रेमवर्क FRAMEWORK फ्रेमवर्क। तो साथियों, इस तरह रैपिड मोड के अंतर्गत आपका जो ये आज नया सेगमेंट जारी किया गया था उसको समाप्त किया गया। अब जो अगला जो हमारा 25 प्रश्न बच गया है उसको कल सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि समय की बाध्यता भी हमारे साथ है, आधा घंटा के अंदर में वीडियो को समाप्त करना होता है। सभी शिक्षक साथी के पास समय नहीं है, तो आप इन आधा घंटा का वीडियो को निश्चित रूप से देखेंगे। और साथियों, कल जो 25 क्वेश्चन बच गया है उसको आपको कल उत्तर जारी किया जाएगा। इसलिए कल जो है सो 26 से 50 तक का जो उत्तर होगा वो कल मिलेगा। इसलिए आप इसको घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और साथियों, ये जो नया सेगमेंट जारी किया गया है रैपिड रिकॉल, ये कैसा लगा आपको, निश्चित रूप से आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर या कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएंगे। और अंतिम में साथियों, एक विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।